हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग नया अध्याय 4 यानी कि लेसन 4 समीकरण यानी कि इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अध्याय 3 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 समीकरण। तो अध्याय 4 हम लोग का क्या है, समीकरण यानी कि इक्वेशन। तो चलिए समीकरण क्या होता है या इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। समीकरण को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ लेते हैं, या बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको जान लेते हैं। इसके बाद समीकरण को पढ़ेंगे। तो अध्याय 4 है हम लोग का समीकरण। तो समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड चिन्हों से आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या है, जब चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड चिन्हों से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। वैसे तो ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जैसे 2x, 3x, 4y, 4z ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। जिसमें चर राशि कौन है, x है, और अचर राशि कौन है, 2 है। तो ये आपस में क्या हुए हैं, मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि मल्टीप्लाई है दोनों आपस में, 2 और x। तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। उसी तरीके से 3x भी एक बीजीय व्यंजक है, 4y भी बीजीय व्यंजक है, और 4z भी बीजीय व्यंजक है। तो ये एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो समझ गए होंगे अब बीजीय व्यंजक क्या होता है। या 2x + 1, 3x + 5y, 4y + 5 इत्यादि भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। और ये जो बीजीय व्यंजक है बहुपदीय बीजीय व्यंजक है, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा पद हैं। तो जिसमें एक पद क्या है, 2x + 1 में 2x एक पद है, दूसरा पद 1 है। तो इसमें एक से ज़्यादा पद है, तो इसलिए ये क्या है, बहुपदीय बीजीय व्यंजक है। और इसमें क्या था, 2x केवल एक ही पद है, तो ये एक पदीय था। उसी तरीके से 3x, इसमें भी केवल एक ही पद है, तो ये भी क्या है, एक पदीय बीजीय व्यंजक। और वैसे यहाँ पर 3x + 5y, तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। एक पद 3x, दूसरा पद 5y, तो यह भी क्या है, बहुपदीय बीजीय व्यंजक है। तो आप समझ गए होंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है। तो समीकरण दो व्यंजकों के बीच समता के कथन को समीकरण कहते हैं। यानी कि दो व्यंजक के बीच समता यानी कि समानता के कथन को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे दो व्यंजक मैं यहाँ ले रहा हूँ। जैसे एक व्यंजक है 4x + 2 और दूसरा व्यंजक ले रहा हूँ 3x + 5। तो ये दो व्यंजक है। एक व्यंजक क्या है, 4x + 2 और दूसरा व्यंजक है 3x + 5। अगर इन दोनों के बीच क्या हो, समानता यानी कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो, यानी कि इस तरीके से। अब ये दोनों व्यंजकों के बीच में क्या लगा दिया, बराबर का चिन्ह यानी कि इक्वल का चिन्ह लगा दिया। तो ये जो कथन जो मिला हम लोग का, ये क्या है, समीकरण है। यानी कि दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये दो व्यंजक, पहला व्यंजक क्या था 4x + 2, दूसरा व्यंजक 3x + 5। इन दोनों के बीच यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो तो यह क्या कहलाता है, समीकरण। और बराबर यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के दाहिने पक्ष में यानी कि दाहिने तरफ जो रहता है उसको राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष कहते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, लेफ्ट हैंड
साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है 4x + 2 यानी कि बायां पक्ष, बायां पक्ष। और ये हम लोग का क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड यानी कि ये हम लोग का क्या है, दायां पक्ष। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि समीकरण क्या होता है। तो जैसे और एक ले रहा हूँ मैं, जैसे x + 75 और इज इक्वल 0 यानी कि इक्वल के उधर 0 भी रहेगा तब भी उसको क्या कहेंगे, समीकरण। तो यानी कि ये जब भी इक्वल का चिन्ह, इक्वल के चिन्ह के दोनों तरफ लिखा गया हो तो वैसे जो राशि या व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समीकरण। तो ये हम लोग का क्या है, x + 75 = 0, यह भी क्या है, एक समीकरण है जिसमें बायां पक्ष कौन है, x + 75 और दायां पक्ष क्या है, 0 यानी कि 0। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि समीकरण क्या होता है। तो क्रियाकलाप 1 है, तो इसको चलिए देख लेते हैं। आप भी कुछ इस प्रकार संख्याओं के दो समूह लेकर उनके बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप में क्या दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, कक्षा 6 में हमने चर राशि और समीकरण दोनों के बारे में सीखा है, यानी कि क्लास 6 में आप लोगों ने चर राशि और समीकरण दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए उसे थोड़ा दोहरा लें। हमने इस तरह के सवाल भी देखे हैं, जैसे आ नंबर में दिया गया है 100 में से कितना घटाएं कि 75 बचे। तो क्या बोल रहा है, 100 में से कितना घटाएं कि 75 बचे। और दूसरा बोल रहा है 32 में कितना जोड़ें कि 50 बन जाए। क्या बोल रहा है, 32 में कितना जोड़ें कि 50 बन जाए। सा नंबर है 12 के आधे में से कितना जोड़ें कि 10 बन जाए। दा नंबर है 5 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 40 प्राप्त हो जाए। तो प्रत्येक प्रश्न में एक राशि को अज्ञात मानकर हम हल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आ पर विचार करें, जैसे क्वेश्चन नंबर आ जो है उस पर देखते हैं क्या था। माना कि 100 में x घटाने पर 75 बचते हैं। तो इसमें क्या बोला था, 100 में से कितना घटाएं कि 75 बचे बोला है। तो कितना घटाएं ये नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं यहाँ, x। तो माना कि 100 में x घटाने पर 75 बचते हैं। तो क्या घटा रहे हैं 100 में हम लोग, x। तो अर्थात 100 - x = 75। तो कितना बचे बोला है, तो जो भी बचे बोलता है उसको इक्वल के दाहिने साइड लिखते हैं। तो हम लोग 100 में कितना माइनस कर दिए, x। तो कितना बच रहा था 75, तो इसको इक्वल के किधर लिख दिए, दाहिने साइड में। तो इस तरीके से हम लोग को ये एक समीकरण मिल गया। अब उसी तरीके से आगे देखते हैं क्या। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जैसे था हम लोग का, माना कि 100 में से x घटाने पर 75 बचते हैं। तो यहाँ हम लोग को अज्ञात संख्या क्या मान लिए थे, x। तो हम लोग को क्या मिला था, 100 - x = 75। तो यह क्या है, एक समीकरण है। तो उसी तरीके से आइए आगे देखते हैं। तो क्या हम इस प्रश्न पर निम्न रूप में भी विचार कर सकते हैं, जैसे 75 में कितना जोड़ें कि 100 प्राप्त हो। तो क्या बोल रहा है, 75 में कितना जोड़ें कि 100 प्राप्त हो। तो माना 75 में x जोड़ने पर 100 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं हम लोग, x। अर्थात 75 + x = 100। तो यह भी हम लोग का क्या है, एक समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल के दोनों साइड लिखा गया है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि समीकरण क्या है। उसी तरीके से आइए देखते हैं, दोनों स्थितियों में अज्ञात राशि x का मान समान प्राप्त होता है। अर्थात 100 में से 25 घटाएं तो 75 प्राप्त होगा, और 75 में 25 जोड़ने पर 100 प्राप्त होगा। अर्थात हम इस कथन को दो तरह से विश्लेषित कर सकते हैं। तो शेष सवालों पर भी हम हर कथन को दो तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ x का प्रयोग अज्ञात राशि के स्थान पर किया गया है। क्या x के स्थान पर y, z अथवा किसी अन्य चरांक का प्रयोग किया जाए तब भी
मान समान होंगे। जैसे यहाँ पर है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75 और यहाँ 100 माइनस वाई, यहाँ वो x की जगह क्या लिया गया है y इज इक्वल टू 75। उसी तरीके से यहाँ 100 माइनस जेड इज इक्वल टू 75। तो इस तरीके से समझ गए होंगे तो समीकरण क्या होता है या किसी कथन को हम लोग समीकरण कैसे बना सकते हैं। तो उसी तरीके से बा नंबर जो है 32 में कितना जोड़ें कि 50 बन जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 32 में हम लोग मान लेते हैं x जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है। तो क्या मिलेगा 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए आ को पहले देख लेते हैं। जैसे आ में था 100 में से कितना घटाएं कि 75 बचे, तो इसमें हम लोग कितना घटाए थे, माना 100 में x घटाने पर 75 बचता है ऐसा लिखे थे हम लोग। तो इसका समीकरण क्या मिला था, अर्थात हम लोग को मिला था 100 में से कितना घटा रहे हैं x, तो 100 माइनस एक्स, तो कितना बचता है, तो उसको इक्वल के दूसरा साइड लिखते हैं, जितना बचता है कहा गया रहता है उसको, तो इज इक्वल टू 75। तो अब यहाँ से जैसे उसमें अभी हम लोग 25 माइनस करने पर 75 मिलता है 100 में, तो ये बनाए थे, तो वो 25 कहाँ से आया था, चलिए देखते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या निकालना है, ज्ञात राशि x का मान। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100, इसको हम लोग x चाहिए तो 100 को पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 75 माइनस 100, ये हो जाएगा। अब माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 75 प्लस में है और 100 माइनस में है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होगा माइनस ही होगा। यानी कि अब बड़े संख्या में माइनस कर देंगे छोटा को, लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस। तो 100 में माइनस करेंगे हम लोग कितना 75, तो कितना आएगा 25, और किस में आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा में क्या लगा है माइनस, यानी कि माइनस का 25। तब माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिला 25। तो इस तरीके से हम लोग को x का मान कितना मिल गया 25। तो अब हम लोग 100 में x के जगह पर कितना माइनस करेंगे तो 75 मिलेगा 25। तो जैसे 100 में हम लोग 75 माइनस कर देंगे तो कितना 25 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 75। तो वह घटाने वाली संख्या यानी कि x हम लोग को कितना मिल गया 75। तो इस तरीके से बनाना है। दूसरा जो था हम लोग का बा नंबर था 32 में कितना जोड़ें कि 50 बन जाए। तो इस तरीके से था दूसरा, कितना जोड़ें, तो मान लेते हैं हम लोग, माना 32 में x जोड़ने पर 50 बन जाता है, 52 बन जाता है। तो अर्थात हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 मिल जाएगा। तो ये हम लोग को समीकरण मिल गया। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x का जो मान आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे 32 में प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 50 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो यानी कि अगर x का मान निकालना चाहे तो क्या कर देंगे 32 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 32 हो जाएगा। तो अब माइनस कर देंगे 50 में 32, तो कितना मिलेगा हम लोग को 18 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग को जो जोड़ने वाली जो संख्या है 32 में 18 होगा, तो 18 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 50। तो इस तरीके से करना है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग किसी संख्या यानी कि कोई भी संख्या 50, एक संख्या 50 में कितना माइनस करेंगे 18 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 32 माइनस कर देंगे
तो कितना मिल जाएगा 18। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरे रूप में, 32 में हम लोग, यानी कि इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 में 18 जोड़ने पर 50 मिलता है, अभी लिखे थे इसको। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 में कितना घटाने पर, x घटाने पर 32 मिलता है। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से भी हल करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, x का वैल्यू 18 ही मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसी कथन को हम लोग 50 में किसी संख्या यानी कि x माइनस करने पर 32 प्राप्त होगा या होता है। तो ये इस तरीके से बनाना है। तो बाकी जो कथन है उसको आप लोग बना के देख लेंगे ये। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है व्यंजक और समीकरण। तो उपरोक्त तो सभी समस्याओं में दो व्यंजक हैं तथा किसी कथन द्वारा इन व्यंजकों को समान किया गया है। तो क्या बोल रहा है, उपरोक्त यानी कि ऊपर जो दिया गया है उससे सभी समस्याओं में दो व्यंजक थे, यानी कि दो व्यंजक थे अभी, तथा किसी कथन द्वारा इन व्यंजकों को समान किया गया है, यानी कि इक्वल या बराबर किया गया है। दोनों व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। तो क्या है समीकरण, दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरणों में एक व्यंजक 100 माइनस एक्स है और दूसरा व्यंजक 75 है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक स्थिति में कथन के बाईं ओर एवं दाईं ओर की राशियाँ आपस में बराबर होगी। जैसे यहाँ पर था ये 100 माइनस एक्स बाय में और दूसरे साइड में 75 और बीच में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल जो दर्शाता है कि ये दोनों राशियाँ आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार के बीजीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। तो अब समझ गए होंगे कि समीकरण क्या होता है। तो जिसमें बराबर चिन्ह के बाईं ओर के समस्त राशियों को समीकरण के बायां पक्ष एवं दाईं ओर के समस्त राशियों को दायां पक्ष कहते हैं। तो ये था समीकरण। तो इसमें बायां पक्ष ये इक्वल है, तो इसके बाएं साइड में क्या है 100 माइनस एक्स, तो ये बायां पक्ष, और 75 दाहिने साइड है इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा दायां पक्ष। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि समीकरण क्या होता है और जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष कौन सा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है कुछ बीजीय व्यंजकों वाले समानता के कथनों पर विचार करें, यानी कि इसको देख के बताना है ये कथन समीकरण है अथवा नहीं। यह भी बताएं कि यदि यह समीकरण नहीं है तो क्यों। तो यहाँ से बताना है हम लोग को कि कौन कौन सा समीकरण है और कौन कौन सा नहीं है। तो जिसमें फर्स्ट है 3x + 5y = -9। तो यह क्या है, एक समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल के दोनों साइड है, यानी कि समता वाला कथन है। तो ये क्या है, समीकरण है। तो उसी तरीके से ये हम लोग का क्या है, समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है। तो इसी तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। तो जिसमें बोला है कथन vi यानी कि छठवां ये और सातवां। तो अज्ञात राशियों या चरों की संख्या कितनी है, तो अज्ञात राशि इसमें कौन सा है, x और y है। और सातवां में क्या है, अज्ञात राशि x, y और z है। तो जिन समीकरणों में अज्ञात राशि अर्थात चरों की संख्या एक से एक हो उसे एक चर वाली, तथा यदि अज्ञात राशि चरों की संख्या 2 या 3 हो तो उसे क्रमशः 2 चर 3 चर वाला समीकरण कहते हैं। तो ये है, तो ये आप लोग देख लेंगे। तो आगे है एक चर वाले समीकरणों का हल। तो चलिए देखते हैं एक चर वाले समीकरणों का हल। तो एक चर वाले समीकरणों का हल चलिए हल करते हैं। तो एक चर वाले समीकरण में चर राशि का हल करना
तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। समीकरण को हल कीजिए जिसमें है समीकरण हम लोग का 3x + 2 = 17। तो इसमें एक चर है यानी कि x है, तो एक चर राशि वाला समीकरण है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है, समीकरण को हल कीजिए जिसमें समीकरण था 3x + 2 = 17। तो इसमें चर राशि कौन सा है? x है। तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है? चर राशि x का मान ज्ञात करना है। समीकरण हल कीजिए अर्थात दिए गए समीकरण में अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। तो यहाँ अज्ञात राशि कौन सा है? हम लोग का x है, तो इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जिसमें लेफ्ट साइड में क्या है हम लोग का 3x + 2 और राइट साइड में 17। तो चलिए इसका हल। तो हल तो ये दिया गया समीकरण है हम लोग का, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण क्या है? 3x + 2 = 17। तो हम लोग को x का मान निकालना है। तो अब यहाँ हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी राशि में हम लोग का x है और कौन सी राशि में x नहीं है। तो किसमें? यहाँ पर ये एक बार है x वाला यानी कि 3 के साथ x है, और किस रूप में जुड़ा है ये? 3 और x के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है यानी कि मल्टीप्लाई रहता है। और 2 में क्या है? x नहीं है, और यहाँ 17 में भी x नहीं है। तो हम लोग को किसका मान चाहिए? x का। तो इसको हम लोग कहाँ रखना है? बाएं साइड में ही रखना है। तो ये बाएं साइड में, अब 2 को किधर ले जाएंगे? दाहिने साइड ले जाएंगे यानी कि राइट साइड ले जाएंगे। तो यानी कि चर को अलग कर रहे हैं और अचर राशि को अलग कर रहे हैं। तो 3 क्या है? चर राशि में है, और यानी कि 2 में है हम लोग का x नहीं है, तो इसलिए इसको अलग कर दे रहे हैं यानी कि 17 की तरफ ला रहे हैं। तो 17 - 2 यानी कि 2 को क्या कर दिए हम लोग? पक्षांतर कर दिए। तो इधर क्या था? प्लस में था, तो जब इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहता है वो क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस रहता है वो प्लस। तो यहाँ 2 का क्या कर दिया गया है? पक्षांतर। तो 2 का पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर मतलब एक साइड से यानी कि इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड ले जाना। तो पक्षांतर कर दिए। यहाँ क्या था? प्लस में था, तो इक्वल के दाहिने साइड आ गया, तो क्या आ गया? माइनस। तो अब यहाँ से 3x = अब 17 में हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 15। तो ये हो गया। अब हम लोग को केवल क्या चाहिए? x चाहिए। तो x को भी क्या करना पड़ेगा? अकेला रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 को भी हटाना पड़ेगा हम लोग को। तो उसके लिए क्या कर देंगे? 3 को भी पक्षांतर कर देंगे। और ये 3 जो है x के साथ किस रूप में जुड़ा है? तो 3 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा है। तो जब ऐसा रहता है यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में जुड़े रहता है, उसको पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है? डिवाइड। और प्लस को पक्षांतर करते हैं तो माइनस। तो यहाँ पक्षांतर कर देते हैं। x = क्या मिल जाएगा? 15 / 3 यानी कि यहाँ क्या कर दिए हैं? 3 का पक्षांतर करने पर, तो 3 का पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा रहता है, उसको इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? डिवाइड। तो यहाँ x के साथ 3 क्या था? मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा था, यानी कि यहाँ प्लस या माइनस नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? 15 के नीचे। तो इस तरीके से आएगा। और यदि प्लस के रूप में जुड़ा रहे तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस में जुड़े रहता तो क्या आ जाता? प्लस। यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा है तो क्या हो गया? डिवाइड। और डिवाइड के रूप में जुड़े रहता तो क्या हो जाता? मल्टीप्लाई। तो चलिए उसको आगे देखेंगे डिवाइड वाला। तो पहले मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। तो क्या हो गया? इधर आया तो डिवाइड। अब यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो x = कितना मिला हम लोग को? 5। तो अज्ञात राशि क्या है हम लोग का? 5। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? चर राशि x का मान। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण नंबर
2। तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है समीकरण 4x + 7 = 2x - 11 को हल कीजिए। तो यहाँ हम लोग को हल करना है। समीकरण क्या है? 4x + 7 = 2x - 11 को हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो दिया गया समीकरण है। तो क्या था हम लोग को दिया गया समीकरण? 4x + 7 = 2x - 11। तो ये था हम लोग को दिया गया समीकरण। तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि बाएं साइड में क्या है? 4x + 7 और दाहिने साइड में यानी कि राइट साइड में 2x - 11। तो दो दो पद है दोनों साइड में। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि x कहाँ है? बाएं साइड में एक जगह है और दाहिने साइड में भी एक जगह है। और अक्षर क्या है? एक। और दाहिने साइड में भी एक पद है। तो x वाले को एक तरफ लाते हैं और जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ। तो यहाँ 4x है तो उसको यही लिखते हैं 4x। और दाहिने साइड में जो राइट साइड में x था यानी कि 2x है तो इसको बाएं साइड लाएंगे। तो यहाँ 2 के सामने कुछ नहीं मतलब क्या है? प्लस है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? यानी कि इक्वल के जब भी एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं तो उस राशि का क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ 2x में क्या है? प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो माइनस का 2x ये हो गया। अब उसी तरीके से अब 11 को अपने जगह पास लिख रहे हैं यानी कि अपने जगह पास है, इसको कहीं नहीं ले जा रहे हैं। हम लोग किसको ले जा रहे हैं? 7 को इक्वल के लेफ्ट साइड से राइट साइड में। तो ये राइट में जाएगा तो क्या होगा? यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 11 अपने जगह पास था तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं? 7 यानी कि 2x व 7 का पक्षांतर किए हैं। करने पर तो पक्षांतर कर दिए हैं। तो ये इतना समझ में आ गया। तो अब इसको आगे हल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4x में 2x माइनस तो कितना आएगा? 2x। अब यहाँ पर दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस है, माइनस है। तो यानी कि दोनों का चिन्ह समान है तो क्या होगा? ये दोनों प्लस ही होंगे। तो प्लस कर देते हैं। जब भी दो चिन्ह समान रहते हैं या तो प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो क्या करना है? हमेशा प्लस ही करना है। और दोनों में जो चिन्ह रहेगा उसी को आंसर में लिखना है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 11 + 7 18। और दोनों में कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो माइनस का क्या आएगा? 18। अब हम लोग को क्या चाहिए? x चाहिए। तो x को अकेला रखना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से यानी कि पक्षांतर। तो x = कितना हो जाएगा? -18/2। तो यहाँ x के साथ 2 किस रूप में जुड़ा था? मल्टीप्लाई। तो उधर चल गया तो क्या आ गया? डिवाइड यानी कि 18 के नीचे आएगा। तो यहाँ क्या कर दिए? 2 का पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं। 2 1 = 2, 2 9 = 18। तो इसलिए हम लोग को x = कितना मिल गया? x = -9। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आज आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का समीकरण हल करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 4x + 2 = 18। दूसरा है 5y + 2 = 27। और तीसरा है 7x + 15 = 3x + 31। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके बाय।